ये आपका शयन कक्ष है? जी नहीं, ये इस स्थान पर मैं संगीत साधना करता हूँ। अच्छा अच्छा। ये मेरे लिए इस घर में सबसे पवित्र स्थान है, पूजा घर के बाद। वाह। शिव शंकर हर हर हर, शिव शंकर हर हर हर, देवन के महादेव, देवन के महादेव, देवन के महादेव, नाथ है अनाथ को शिव शंकर हर हर हर, शिव शंकर। गौरीपति गंगाधर, गौरीपति गंगाधर, अंग भस्म गले भुजंग, भालचंद्र सोहे शिव शंकर, शिव शंकर हर हर हर, शिव शंकर, शिव शंकर हर, शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर हर हर। नमस्कार, मैं देवघर में हूँ और यहाँ के बड़े संगीतकार गायक सर्वेश्वर दत्त द्वारी से आपका परिचय कराऊंगा बातचीत के कार्यक्रम में। तो चलिए सीधे उनसे बातचीत करते हैं, बिना भूमिका बनाए उनसे जानेंगे सब कुछ। जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। तो सबसे पहले हम जिस निमित्त यहाँ बैठे हैं आपको शुभकामना देने के लिए कि श्री वैद्यनाथ संगीतालय के आप अध्यक्ष बनाए गए, निर्वाचित हुए हैं, तो सबसे पहले तो मौलिक फिल्म्स की तरफ से आपको शुभकामनाएं। जी धन्यवाद आपका। तो यहीं से बात शुरू करता हूं कि संगीतालय जो है उसका क्या महत्व है देवघर में, उसकी भूमिका, और एक कैसे एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है वो। संगीतालय का मतलब केवल स्कूली शिक्षा जैसी नहीं होती है जी। संगीतालय में एक गुरु शिष्य परंपरा का भी पालन होता है, अभी तक होता है। जहां भी संगीतालय नाम से है, संगीतालय का मतलब ये हो जाता है कि जहां भाई गुरु शिष्य परंपरा का भी पालन हो। और इनके पहले भी एक थे यहाँ पर, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में कहिए, पहला संगीतालय वैद्यनाथ संगीतालय ही बनाया गया। हमारे गुरुजी के प्रयास और यहाँ के हमारे पूर्वजों के असीम प्रयास से उस संगीतालय का निर्माण हुआ। बहुतों का योगदान इसमें रहा और तब से संगीतालय, हमारे गुरुजी को ब्रह्मलीन हुए वर्षों हो गए, तब भी ये संगीतालय चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। जी, अभी आपने संगीतालय के जरा सा स्थापना पे बताया कि इसकी शुरुआत कैसे ही, इसके मैंने जो सबसे पहले जो है आचार्य गुरु वो कौन थे, उनके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ के सबसे पहले आचार्य गुरु पंडित विदेश्वर झा ही थे जी। और आजन्म वही रहे। और यहाँ जितने भी संगीतकार हैं, संगीत या क्यों कहिए संगीत के विद्यार्थी हैं, कमोबेश सब उन्हीं के शिष्य रहे हैं। बाद में कहीं और जाके सीखे हो, लेकिन यहीं से शुरुआत उनकी हुई है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। करीब करीब सभी देवघर के हर कोने से। तो आज इस संस्थान के आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, तो सबसे पहले ये इसके आपकी अपनी एक अनुभूति तो होगी, साथ में ये जानना चाहूंगा कि आपका जुड़ाव कब और किस रूप में हुआ था। सबसे पहले हमारा जुड़ाव, हम लोग मिडिल स्कूल में ही पढ़ते थे उस समय जी। तो संगीतालय की स्थापना हो चुकी थी। उस समय कनीय शिष्यों की संगीत शिक्षा
वहां पर एक शिक्षा सभा स्कूल है, जी। उसी के एक रूम में नगर पालिका की ओर से वहां एक कमरे की व्यवस्था की गई थी, और सारा कुछ कमरे की चाबी भी गुरुजी के पास रहती थी, उनका अटेंडेंस रजिस्टर भी वहीं रहता था। तो वहां हर मिडिल स्कूल में बात पहुंचाई गई कि भाई जो विद्यार्थी संगीत में रुचि रखते हो, आवाज अच्छी हो, या जिनको संगीत सीखने की इच्छा हो, वो वहां जाएं। तो हमारे एक सर थे पंडित गुरुनाथ जजवाड़े जी, तो उन्होंने मुझे भेज दिया चुन के कि भाई जाओ तुम सीखोगे। फिर वहां से चल पड़ा, धीरे धीरे वहां से शिक्षा समाप्त हुई। धीरे फिर बैद्यनाथ संगीतालय थोड़ा बड़े हो जाने पर कुछ सीखने के पश्चात ही वहां की शिक्षा शुरू होती थी। अच्छा, आपके जो गुरुजी जो आपको भेजा जजवाड़े जी ने जी, तो निश्चित रूप से पहले से आप गाते होंगे जी, आपकी प्रवृत्ति उन्होंने देख के ही तो वहां उनके तो आप ये गान आपने मैंने आपके जीवन में संगीत का प्रवेश कब हुआ, कहां से आपने अपनाया संगीत को? सुनता था मैं संगीत, गा लेता था उसी को। हमारे एक दो कनिष्ठ रिश्ते में तो चाचा ही लगते थे, हम लोगों का घर आंगन सब एक ही था उस समय। पंडित मुकुंद द्वारी जी थे जो अब स्वर्गीय हो गए, पंडित मोतीलाल द्वारी जी थे वो भी अब स्वर्गीय हो गए। उन लोगों ने हमसे पहले ही सीखना शुरू किया था। उन लोगों का भी रहता था भाई कि चलो तुम भी चलो, आवाज ठीक ठाक थी, किसी तरह गा लेता था। उन लोगों ने भी कहा नहीं तुम भी चलो सीखना शुरू करो। तो उन लोगों की बात को मानते हुए और स्कूल के प्रयास से मैं वहां पर दाखिला मैंने ले लिया, और तब से चल पड़ा। 4-5 साल वहां सीखने के बाद फिर बैद्यनाथ संगीतालय में। तो बैद्यनाथ संगीतालय जी में जब आप पहली बार गए जी, और आपकी गुरु जी से मुलाकात हुई जी, उस मुलाकात को आप अभी तक याद आपने रखा है, मैंने आपकी स्मृति में? बिल्कुल रखा है स्मृति में। तो असल तो गुरु को याद या गुरु से मुलाकात स्मृति में क्या, उनकी सारी शिक्षा दीक्षा जो उन्होंने बतलाया मुझे, जो शिक्षा दी, जो सिखाया, चाहे वो संगीत क्षेत्र से हो या जीवन से जुड़ी शिक्षा, गुरु से तो सब मिलती है। तो जो भी बताया उसको अपने आचार व्यवहार में लाना, अभी तक लाने का प्रयास करते आ रहा हूं। जो पहली बार आप मिले वो पहली बार तो शिक्षा सभा स्कूल में ही मिल चुके थे वहां। अच्छा, उसके बाद उनके ही आदेश पर जब थोड़ा कि अब तुम वहां आ सकते हो, फिर वहां जाने लगा। आपने क्या अभी बताया कि वहां गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो है शिक्षा, वहां संगीत की शिक्षा दी जाती रही है। तो गुरु शिष्य परंपरा में जी, गुरु सख्ती के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, वो बहुत सख्त होते हैं। तो क्या आपके गुरु जी भी सख्त थे? नहीं, सख्त नहीं, वो तो साक्षात दया की प्रतिमूर्ति थे जी। कभी उनको क्रोधित हमने नहीं देखा जिंदगी में। इतने दिनों तक उनसे जुड़ा रहा, उनका साथ रहा, इतने वर्षों तक बच्चे से प्रौढ़ हो गए उनके साथ रहते रहते, कभी उनको क्रोधित होते नहीं देखा। लेकिन एक अनुशासन का पालन वो जरूर कराते थे। भाई इतने समय तक रियाज करना है आपको। कभी कभी होता था कि भाई ऐसे जैसे अभी नोटेशन पद्धति निकल गई चुकी है बहुत पहले से ही, तो उसको देख के लोग गाना गा लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती है। अब एक बंदिश की शिक्षा हो रही है तो 15-15 दिन तक 2 पंक्तियों की गा के नहीं हुआ है, और करो, फिर गा के बतला रहे हैं, आप फिर बतलाइए। तो वो शिक्षा ऐसे क्लास में नहीं होती है, गुरु शिष्य परंपरा में ही होती है। और आजकल के बड़े गुरु भी हैं, वही देख के शिष्यों को भी स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या सिखाया आपको, याद है? याद तो नहीं है, लेकिन हाँ जो राग चाहिए था उस समय प्रयाग संगीत समिति से एफिलिएटेड वो हमारा संगीतालय हो चुका था। उस समय बड़ी कड़ी परीक्षा होती थी, तो जो राग सिलेबस में था उसी को सिखाना शुरू कर दिया। कितने वर्ष तक आपने शिक्षा ली है उनसे? तो अभी तक शिक्षा ले ही रहा हूं उनसे शिक्षा। नहीं, क्योंकि आप बाद में शिक्षक हो गए तो बाहर रहे। हाँ, तो भी आते थे जरूर वहां जाके प्रयास करते थे। विधिवत कब तक, कितने साल तक आपने, अगर वर्ष याद हो तो वो बताएं। वर्ष कम से कम हम सोचते हैं
15 से 20 साल के बीच तक तो शिक्षा ली ही होगी जी। उनसे। अब बाद में आप, अभी तो जो भी है उन्हीं की शिक्षा है। हाँ, लेकिन उसके बाद आप शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हुए, आप अलग अलग शहरों में रहे, जी अलग अलग प्रदेशों में रहे। जी। ठीक है, आपने कहा कि आप आते थे तो उनसे। और एक सबसे बड़ी बात है, संगीत में कहता है कि भाई देखा, परख्या, शिक्षा, जी 3 शब्द होते हैं। पहले देखो, फिर परखो, तब सीखो। तो ये एक शिष्य के लिए बड़ी बड़ी ही ये महत्वपूर्ण बातें हैं तीनों। किनसे सीखना आपको, आप किस गुरु से सीखना चाहते हैं, उनसे, उनको देखिए, सुनिए, परखिए, तब अंत में शिक्षा होती है। और गुरु भी शिष्यों के साथ यही बर्ताव करते हैं जी। कि किसको क्या शिक्षा दी जाए, कितनी शिक्षा दी जाए, वो गुरु स्वयं समझ लेते हैं। तो आपने जब केंद्रीय विद्यालय में अब शिक्षण का कार्य शुरू किया तो आपका विषय गणित? नहीं, शुरू में करीब 3-4 साल के लिए मैं संगीत शिक्षक ही रहा। शुरुआत जी संगीत जी शिक्षक हाँ, में। संगीत। लेकिन बाद में गणित? बाद में गणित में टीजीटी, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, वहां तक चल पहुंच गया। कुछ दिनों के लिए प्रभारी प्राचार्य भी रहा, 5-7 महीने। लेकिन जब आप बच्चों को शिक्षा देते थे तो उस समय आपके गुरुजी की शिक्षा आपको याद आती होगी, या गुरुजी लगता होगा साक्षात आपके साथ हैं? हाँ, वहां तो कोई सिलेबस नहीं था इसका। जो कुछ देशभक्ति गीत या कोई अच्छा गीत हो, गजल, वही बच्चों को सिखाया जाता। ज्यादा सामूहिक गीतों पर जोर दिया जाता था। वो तो आप गुरु से रागदारी सीखे हैं, तो किसी राग को किस राग में बांधना चाहिए, कैसे गायन हो इसका, ये अपने उतनी समझ थोड़ी बहुत आ जाती है। अच्छा, शिक्षक बन के आपने कहा कि जब छुट्टियों में आते थे उनसे मिलते थे? मिलते कि वहीं रहते ही थे हमेशा। वहीं जाके बैठ के रियाज भी वहीं करें, अभ्यास भी। हाँ, तो मतलब आने के बाद उनसे मिलते थे, तब उनका जो है आपको किस तरह से मिलते? क्योंकि आप अभी अब एक विषय के, क्या पहले तो संगीत से ही आपने शुरुआत की, अभी अब एक शिक्षक हो गए, गुरु हो गए। उस समय भी कुछ सीखने की लालसा लेके ही उनसे मिलते थे। उनके सामने गाने का मतलब होता था कि कहीं कुछ हमसे भूल हो या त्रुटि हो या और कुछ उससे ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो वो सुने तो बताएं। हर गुरु करते हैं वो खा रहे हैं, अपना नहा रहे हैं, बैठे कपड़ा पहन रहे हैं, उस समय भी कान में आवाज जाती रहती थी। वो कब अपना कर्म करने के बाद तुरंत आ जाएंगे आपके, भाई ये इस जगह ठीक करो, ऐसा करो। वो गुरु होते हैं, गुरु आजन्म गुरु होते हैं। वो उनके जाने के बाद भी वो गुरु ही हैं हमारे, हमेशा इस जन्म जन्मांतर तक चाहते हैं वही गुरु रहे हैं हमारे। अच्छा, आप स्कूल, केंद्रीय विद्यालय में जगह जगह शहर घूमते रहे और अवकाश प्राप्त करने के बाद फिर यहाँ आए, तो निश्चित रूप से आप संगीतालय से जुड़े होंगे। जी। तो जिस जगह आपने शिक्षा पाई संगीत की, वहां आप आज अध्यक्ष हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? मतलब ये एक कुर्सी प्राप्त करना है कि आप एक जिम्मेवारियों का बोझ अपने ऊपर आप महसूस करते हैं, या गुरुजी की जो शिक्षा जो है निश्चित रूप से थोड़ी बदली होगी जब आज वहां नहीं है, स्थान पर विराजमान है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, उनकी कमी तो हमेशा खलेगी, वो कमी कोई नहीं पूरा कर सकता उनके सिवा। और क्या कहा था आपने? और एक मैंने ये कहा कि आप जब आए, अब जो है जी, ये जो अध्यक्ष अब बने, अध्यक्ष तो एक जिम्मेवारी है, और आपके अब जो है कि गुरुजी के बाद जो है निश्चित रूप से वो अनुशासन, अब वो सारी व्यवस्था कुछ तो मैंने इधर उधर हुई होगी, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? अब आप क्या करेंगे? मतलब अब अध्यक्ष के रूप में क्या करना चाहिए? उनके जैसा तो हो सकता नहीं है, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। तो मैं क्या कहूं, मैं तो इस जिम्मेवारी को उठाने के योग्य भी नहीं हूं और इच्छा भी नहीं थी, लेकिन अपने गुरु भाइयों के दबाव की वजह से, तो मित्रों के दबाव की वजह से मुझे उठाना पड़ा ये। हाँ,
और गुरु जी की जो जो इच्छाएं थी, चाहता हूं वो पूरी हो, वो जो जो चाहते थे वो हो जाए। भवन का विस्तार हो गया और उसमें कुछ भौतिक सुविधाएं भी अधिक जुट गई। तो अब ये बताइए कि सीधे ये बताएं कि अब आप आए हैं जी अभी जो स्थिति है संगीतालय की, जी, जिस वहां से कहाँ ले जाना चाहते हैं विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा अब विद्यार्थियों के लिए अभी तक तो क्या क्या आपने कुछ नया सोचा है? परीक्षा तो चल रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी और कुछ अच्छे नाम कमाएं। जी हमारे गुरु जी की जो शिक्षा थी उसको गायकी सीखें, असल बात। जी परीक्षा तो सभी बहुत लोग पास कर जाते हैं। वहां भी प्रयाग संगीत समिति का केंद्र है जिसमें प्रभाकर तक की परीक्षा होती है। प्रभाकर मतलब बी म्यूज उसको कहते हैं लोग। लेकिन एक गायक होना बिल्कुल ही अलग बात है। तो मैं नहीं हो पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे छोटे साथी जितने उनमें से कोई तो निकले। तो इसके लिए आपके भीतर, आपके दिमाग में क्या कार्यक्रम है, क्या करना चाहते हैं कि वो आगे आए? एक तो पहले यहाँ की शिक्षा दीक्षा एक सुचारू रूप से चले, वो चल भी रही है। और अगर उनको आगे की शिक्षा की जरूरत पड़े तो बाहर से भी, हमारे बगल में कलकत्ता है, आसनसोल वगैरह, जहाँ अच्छे अच्छे गुणी कलाकार हैं, उनको बुला के महीने में 2-4 कक्षाएं भी की जाएं। या कुछ हमारे पास यंत्र हैं बजाने के, सितार वगैरह, वायलिन, सितार, तबला, ये उनके शिक्षक अब वो वैसे यहाँ नहीं रहे, तो अब उनको बुलाने के क्रम में कुछ धन भी चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ जुगत करना। तो क्या अभी जो है कि संगीतालय में जो पाठ्यक्रम है जी, उसमें क्या क्या सिखाते हैं वहाँ, मैंने क्या क्या सिखाने का प्रावधान है और क्या क्या सिखा रहे हैं? अभी तो वहां गाने का ही प्रावधान है मूलतः। और बाकी हमारे गुरुजी तो प्रारंभिक शिक्षा सितार, वायलिन सबकी दे लेते थे। पता नहीं उनको क्या कितना ज्ञान था, उसकी भी शिक्षा दे लेते थे। लेकिन अभी लोग नहीं सक रहे हैं, तो अगर वैसे विद्यार्थी मिलेंगे तो बाहर से भी लाने की व्यवस्था जरूर करूंगा। अच्छा, अब एक शिक्षा आपने दी, एक शिक्षा के बाद जो अगला जो चुनौतीपूर्ण एक जो विद्यार्थियों के लिए होता है कि सही प्रस्तुति दे सके, जो कुछ आपने सिखाया उसकी प्रस्तुति दे। तो क्या ये इसकी भी योजना है कि कोई माने नियमित कोई कार्यक्रम हो जिसमें आपके विद्यार्थी वो तो चाहे कि, और अतिथि जो आपने कहा कि अतिथि भी कलाकार आए, बाहर से आए, उसे सीखने का, उनसे तो कार्यक्रम में साक्षात मंच पे उनसे सीख सके? हाँ, तो वो तो कार्यक्रम है। पहले तो हमारे गुरुजी के समय में कई कलाकार, जैसे उनके गुरुजी थे पंडित राम चतुर मल्लिक पद्मश्री, या पंडित सीताराम हरिदांडेकर, भारतवर्ष के बहुत बड़े कलाकार, पंडित विनायकराव पटवर्धन जी के प्रमुख शिष्यों में वो थे। तो वो लोग आते थे और दिनों तक, कई दिनों तक, सप्ताह तक यहाँ रहते थे और उनका गायन भी चलता था। अब तो मंदिर का रूप ही दूसरा हो गया, भीड़ भाड़ में कुछ नहीं। पहले तो जितने भी गायक आते थे, सुना है, हमने फोटो भी देखा है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो साक्षात संगीत की प्रतिमूर्ति थे, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के गुरु, या और जितने हैं अभी, विनायकराव पटवर्धन जी, व्यास जी, सबके गुरु वही थे। तो वहां भी उनको भी यहाँ आना पड़ा था और वो यहाँ आके मंदिर में उन्होंने कार्यक्रम किया। फोटो भी है उनका एक के पास अभी तक। और जितने भी कलाकार आते थे, सभी लोग आते थे, सभी भी लोग मंदिर में कार्यक्रम। तो आज भी कार्यक्रम होते हैं संध्याकालीन में उतना, आरती के बाद, हाँ, शोर शराबे में थोड़ा गुम हो जाता है वो कार्यक्रम। तो अभी भी वो सिलसिला शुरू हो सकता है, वो सिलसिला शुरू, लेकिन खास महीनों में, जिस समय तीर्थयात्रियों का आना थोड़ा कम हो, ठंडे के मौसम में, जैसे अगहन में या पूस के महीनों में अगर हो, तो अगर उस समय कोई कलाकार आते हैं तो जरूर मंदिर में हो सकता है कार्यक्रम, उनका बढ़िया से हो सकता है। अपने का गुरु भाइयों ने आपको एक दबाव बना के आपको अध्यक्ष बनाया है, तो निश्चित रूप से जो टीम है आपकी जी, वो आपके हिसाब से चलने वाली टीम है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि
भविष्य में जो है नई प्रतिभाएं आएंगी और हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल संगीत आएंगे। के पटल पर हमेशा भविष्य उनका की ओर तो टकटकी लगा के देखना ही चाहिए सबों को, कि भविष्य सबका सुनहरा होगा, अच्छा होगा, जरूर होगा अगर वो परिश्रम करें तो, गुरु पर श्रद्धा रखें, गुरु के बताए मार्ग पर चलें तो जरूर होगा। अवश्यम भावी है वो, ध्रुव सत्य है वो, होना ही है। अच्छा, एक ये बात है कि जो आप तो वैसे भी अनौपचारिक रूप से जो नए नए जो विद्यार्थी हैं, नए जो कलाकार हैं, उनको आप मैंने गाइड करते रहे हैं, जी, करते रहे। वो अनौपचारिक रूप से करते हैं, अब औपचारिक जो है रूप से करना है, तो दोनों में क्या आपको लगता है फर्क, कि जो अनौपचारिक रूप से आप लोगों को बताते रहे हैं और वो हमारी इच्छा पर है भाई। गए कभी वहां सुना तो भाई थोड़ा ऐसा भी करो, अच्छा रहेगा, 2-4 दिन गए बता दिया। और औपचारिक रूप में वो तो समय का बंधन, स्थान का बंधन, सभी कुछ हो जाता है। जैसे मैं एक बात बता रहा हूं कि हमारे आदि गुरु भाई थे पंडित चतुर्मणि नरोने जी, तो वो उनका घर संगीतालय से ठीक हम सोचते हैं बड़े 100-150 फीट की दूरी पर होगा। उस समय खाली रहा करता, इतने मकान नहीं बने थे, तो मैं शाम को भी रियाज करता था संगीतालय के हॉल में बैठे, तो वो ठीक उसी समय रेलिंग पर खड़े होते थे, आ जाते, और दिखता था, आवाज भी चली जाती थी वहां, तो 5-7 मिनट चुपचाप देखते रहे ऐसे हमको, धीरे धीरे फिर वो मेरे पास आ जाते संगीतालय हॉल में, फिर ऐसे इशारा किया कि 1 मिनट गाना रोको, फिर कहा कि जाओ पेटी ले आओ, पेटी हारमोनियम को उस समय पुराने लोग कहते हैं, पेटी ले आया। उसके बाद थोड़ी देर तक हमारे साथ, फिर वो पेटी बहुत अच्छा बजाते थे, हमारे गुरुजी से ही सीखा था, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाना शुरू किया, और जैसे अपने से छोटे गुरु भाई को सिखलाया जाता है वैसे वो गा गा के बता। तो ऐसा सौभाग्य हमको बहुत मिला, बहुत दिनों तक मिला। जब भी छुट्टी में आता था वो ऐसे रहते और चले आते थे, ऐसे कहो वैसे कहो, ये बहुत मिला था वो मार्गदर्शन उनसे भी। तो ये बड़े गुरु भाइयों का स्नेह होता है। जी। तो चलिए, आपका जो कार्यकाल है अध्यक्ष के रूप में, वो एक मील का स्तंभ, मील का पत्थर साबित हो, और आपका कार्यकाल जो है सफल हो, और नए जो कुछ छूटा हुआ है वो पूरा हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी मैं आपकी मुलाकात करवा रहा था सर्वेश्वर दत्त द्वारी जी से, जो कि जाने माने गायक, संगीतकार और कवि है। तो अभी उनसे सुना कि संगीतालय के संदर्भ में उनके विचार क्या है, और अध्यक्ष के रूप में क्या क्या करना चाहते हैं। तो फिर अगले एपिसोड में एक नए व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दें। नमस्कार। Wow.